अग्रवाल साहब ने बताया, इनवाती जी ने बहुत सारी बढ़िया काम की बात आया, हार्टिकल्चर वाले सर ने बताया, कृषि विभाग के सर ने बताया, आत्मा वाले ने भी बताया आपको। तो खेती की जानकारी तो बहुत सारी आपको बताई गई है, लेकिन फायदा कैसे होगा कोई बताएगा? जानकारी तो बहुत सारी बताई गई है, लेकिन फायदा कैसे होगा? जब तक सुनी हुई बातों का अमल हम अपने यहाँ पर नहीं करते, हम स्वयं से नहीं करते, तब तक हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। सुनने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अभी बताया ना अग्रवाल साहब ने कि एक कान से सुने और दूसरे कान से भगा दिए, तो कोई मतलब नहीं है सुनने का, बैठकर अब एक दिन पूरा बर्बाद करने का। तो ये शासन की मंशा क्या है कि आपको ये इस प्रकार की जो संगोष्ठी होती है, इसके माध्यम से आपको जागरूक करे, आपको बताए। वो इतने पीछे बैठ गए लोग कि आपको सुनाई भी नहीं आएगा और हमको जबरदस्ती में जोर से बोलना पड़ेगा, और वो फिर हम जो बात सही बोलना है या और अच्छी बातें बोलना है, वो बातें भी नहीं निकल आएगी। तो थोड़ा सा कोशिश करो, 2 मिनट 5 मिनट लगेगा। पीछे वाले आ जाओ यार, आ जाओ पीछे वाले आ जाओ। तुम्हारे लिए कितने ऐसे बैठो ना यार, सब आगे आके बैठो। की बात नहीं है, हम बहुत दूर से तो आए, लेकिन हम आपको बताने के लिए आए। आ जाओ इधर, आ जाओ सारे लोग, आ जाओ इधर, थोड़ा आगे आगे आ जाओ, मजाक भी मत बनाओ जरा, थोड़ा आगे आ जाओ, जो गैप खाली दिख रहा है ऐसा। बस इसके बाद समापन है। बस थोड़ी देर रहेंगे, थोड़ी देर, बस ज्यादा देर नहीं। हमें मालूम है ज्यादा देर बोलेंगे तो वो तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो हम अरे यार फिर गैप कर दिए, दूर दूर बैठो, बस ज्यादा पास में नहीं, थोड़ा दूर दूर ही बैठो, पर थोड़ा दूर दूर ही बैठो। गर्मी लगती है, गर्मी से बचने के लिए थोड़ा दूर दूर बैठो, पर गैप मत रखो। गैप होगा तो फिर मजा नहीं आता। तो मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताया हम कहाँ से हैं, ये बताना जरूरी है। आगे राम कथा बता दी पर पता चला कि सीता कौन है यही नहीं मालूम, तो फिर रामायण बताने का कोई मतलब है? कौन है, हम कहाँ से आए ये तो बताओ पहले। कहाँ से आए हम लोग? ये जो राम कथा बता रहे हैं, राम कथा पढ़ने वाले कौन है? हमें पता ही नहीं है कहाँ। अरे यही तो बताना चाह रहे हैं हम आपको, राम कथा कौन है बताने। ये लिखा है ना यहाँ पर, कृषि विज्ञान केंद्र देलाखारी तामिया, ठीक है। पहले कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव में एक था, पूरे छिंदवाड़ा में। अब छिंदवाड़ा का एरिया ज्यादा होने के कारण शासन ने वहां पर दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र और खोल दिया है। ऐसे मध्य प्रदेश में केवल 2 ही है हमारे कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत, एक देलाखारी तामिया वाला और दूसरा एक सागर में है। तो 2 कृषि विश्वविद्यालय, हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर है उसके अंतर्गत 2 जिले ऐसे हैं जिसमें 2 कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं। बाकी जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र पूरा काम करता है। तो इसलिए खोला गया है कि क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा है, छिंदवाड़ा का बड़ा एरिया है, अन्य जिले की अपेक्षा खेती का एरिया बहुत ज्यादा है। तो कुल मिला के ये बात ये है कि आपको जानकारी मिलती रहे, लेकिन मिलती तो रहे, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं। तो जो बताई गई बातें हैं, हम घर जाएं और प्रतिज्ञा करें कि हम घर जाकर के बताई गई सारी बातें तो करना संभव होता ही नहीं है, लेकिन जो बताई गई जानकारी है उसमें केवल एक जानकारी भी हम अपने घर में, अपने खेत में उपयोग कर लें तो हमारा जो है उन्नति होने से कोई रोक नहीं सकता। हमारी जो आय है बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे हमने बताया था कि ये जो कार्यक्रम है, बार बार सब बता रहे हैं कि ये कार्यक्रम हम कई जगह करना चाहते थे अलग, पर हमारे जो इनवाती जी है, पूरनलाल जी, इन्होंने कहा कि सर ये गांव है, यहाँ पर ये पूरा ट्राइबल एरिया है, आदिवासी एरिया है, और इस गांव के जो हमारे किसान हैं, इस गांव में कभी भी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, ऐसा मेरी जानकारी में है। तो हम यहाँ पर कार्यक्रम करें तो ताकि हमारे किसान भाई जो अनभिज्ञ, खेती से जानकारी नहीं है ज्यादा, खेती तो करते हैं बरसों से, बाबा आदम के जमाने से करते आ रहे, बाप दादा के समय से करते आ रहे हैं ना, लेकिन जो तरीका है तो उसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। तो उस पर हम चर्चा करने के लिए आपके बीच में हम आए हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जो जानकारी है ये आप निश्चित रूप से आप करेंगे। तो हमारे पास बात आती है कि हम खेती तो कर रहे हैं, हम रासायनिक खाद खूब डाल रहे हैं और खर्चा बढ़ा रहे हैं। अभी बात आई थी कि हम जो मक्का में यूरिया बहुत मात्रा में डाल रहे हैं, बहुत मात्रा में डाल रहे हैं। अभी किसी ने ये भी कहा था कि हम पहले डालते थे खाद, थोड़ा सा खाद डालते थे, थोड़ा सा यूरिया डालते थे तो उसका बड़ा रिजल्ट भयंकर मिलता था, लेकिन अभी हम ज्यादा भी मार रहे हैं यूरिया तो भी हमको रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है बताओ?
क्योंकि हमने धीरे धीरे रासायनिक खाद की मात्रा तो बढ़ा दी, लेकिन जैविक खाद जो गोबर की खाद है उसकी मात्रा को हमने बढ़ाया नहीं और घटा दिया। भले से बढ़ाया कि घटाया? घटा दिया। तो अब क्या हुआ कि आपको ये मालूम होगा, वैज्ञानिक की भाषा बता रहा हूं, ये जो वैज्ञानिक जो तथ्य है, वैज्ञानिक जो सत्य है, यदि हमारे खेत में गोबर की खाद, मैं वो उसको दूसरी भाषा में बता रहा हूं, जैसे कार्बन की बता रहे हैं डॉक्टर साहब हमारे बताए थे, तो उसी को मैं ये कहता हूं कि यदि गोबर की खाद कम हो गई तो आप कितना भी रासायनिक खाद डालो वो अंगती नहीं लगेगा। अंगती का मतलब समझते हो? मेरे बालाघाट में बोलते हैं खाया भी तो अंगती नहीं लगा। क्या बोला? अंग नहीं लगा। तो वैसी पौधे को अंग नहीं लगेगा। आपने यूरिया तो डाल दिया, डीएपी तो डाल दिया, लेकिन वो अंग में नहीं लगा, पौधे को नहीं लगा, तो कोई मतलब है उसका? और नहीं लगने का मेन कारण है गोबर की खाद की कमी। आगे बात समझ में? तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि जितना हम गोबर की खाद हम कम करते जाएंगे, हम यूरिया भी डालेंगे तो वो अंगती नहीं लगेगा। यूरिया हो या डीएपी हो, अंगती नहीं लगेगा। तो अंगती लगाने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप गोबर की खाद भी डालेंगे, तभी आपको फायदा मिलेगा। और दूसरा, रासायनिक खाद तो बढ़ाते तो जाओगे, लेकिन नुकसान क्या है? हमारी खेती बंजर होती जा रही, खेती को नुकसान होता जा रहा है, होती जा रही है कि नहीं? उसकी जल धारण क्षमता, जो पानी रोकने की क्षमता है, वो कम होती जा रही है धीरे धीरे। तो ये आपको सबको पता है, कोई नई बात तो नहीं है। नई बात है क्या? ये बिल्कुल वो आपको मालूम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप रासायनिक खाद को कम करो और ये वाली खाद को बढ़ाओ। आप ये खाद तो आपके पास निश्चित है, कैसे बढ़ाओगे फिर बताओ? गोबर की खाद तो आपके पास निश्चित है, 2 बैल जोड़िए या 1 बैल जोड़िए तो आपको तो उतना ही खाद मिलेगा, बढ़ाओगे कहां से? तो बढ़ाने का ये भी है एक तरीका, प्राकृतिक खेती अभी बताया था इनवाती जी ने, यदि सुना होगा आपने। क्या बताया था बताओ जरा, कोई बता दो जरा, क्या डालने को बताया था इन्होंने? कोई बताएगा? गोबर की खाद नहीं, उन्होंने बताया था एक तरीका घोलकर बनाने का, ड्रम में घोलकर, वो उसको बोलते हैं जीवामृत। जीवामृत मतलब ये समझ लो वो अमृत ही है हमारी खेती के लिए, हमारे पौधों के लिए। क्या है? अमृत। जीवामृत क्या है? वो पौधों के लिए अमृत के समान है। ये जो कागज दिया है ना, इसको पढ़ना अच्छे से। ये जो प्राकृतिक खेती वाला दिया है, दिया है क्या, तो इसमें लिखा है जीवामृत। पढ़ना जरा, कोई पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे या उनसे आप लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छी बात है। नहीं आता आपको पढ़ना, कोई बात नहीं, आप आपके घर में बच्चे लोग जरूर पढ़ना आता होगा उनको। आज के समय में सब बच्चे पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो उनसे समझो। तो जीवामृत अभी बताया इनने, तो उसको डालो। तो हमारा जो कुल मिलाकर के जो हमारा जो जीवांश की मात्रा की कमी हो गई हमारे खेत में, हमारे पौधों में, वो उसकी पूर्ति हमारी करेगा। तो इसको क्या करना है, कोई ज्यादा पैसा लगना नहीं है, फ्री का है। अभी बताया था आपको, एक जो ड्रम है 200 लीटर का, उसमें क्या करना है, 10 लीटर गोमूत्र, 10 किलो गोबर और 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ और 1 किलो पेड़ के नीचे की मिट्टी। ये मैं फिर से इसलिए क्यों बता रहा हूं आपको, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ये आप समझ लीजिए अच्छे से, बहुत काम की चीज है। गोबर की खाद का जो अल्टरनेट है, इसका एक उपाय आप अपना सकते हो। तो जीवामृत जो है, इसको जरूर आप बनाएं। और जीवामृत ऐसा नहीं कि एक बार डाल दिए तो काम खत्म, आप उसको डालते रहे, एक बार 10 दिन के अंतर में आप डालते रहो खेत में। चाहे आपका मक्का की खेत हो, चाहे आपका उड़द का हो, चाहे सोयाबीन का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे चना का हो, चाहे थोड़ा कोई भी खेत हो, सुनिए थोड़ा यहाँ पे, आ गई बात समझ में? तो आप उसमें जरूर डालें। आप यदि ये डालते हैं तो निश्चित रूप से आपको गोबर की खाद, ये मतलब आपका रासायनिक खाद भी कम लगेगी। और यदि ये डालते तो रासायनिक खाद डालने की भी जरूरत नहीं है, पर आप ठीक है, आप इसके रूप में आप डालें और दूसरा भी डाल सकते हो। प्राकृतिक खेती में ही आप नहीं करना है तो आप मिली जुली खेती भी करिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप मिला जुला जरूर उपाय अपनाएं, जिससे हमारा, सुनोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा यार, सुन लो, थोड़ा सा सुन लो, तो इसको जरूर अपनाएं। साथ ही साथ हम बात कर रहे थे तो बोले यार जगनी की खेती तो कर रहे थे साहब, जगनी में अमरबेल की समस्या बहुत ज्यादा आती है। ये अभी किसानों से पूछा था, तो अभी हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया था जगनी की खेती करना है, बहुत महंगा हो गया बीज, एमएसपी उसका बहुत बढ़िया बढ़ा दी सरकार ने। तो कहने का मतलब है कि यदि 2 से 3 कुंटल 4 कुंटल भी आ गई तो आपका जो फायदा है आपका मक्का से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। क्योंकि मक्का तो आपका 2000 रुपए 2500 रुपए भी जा रहा है बोलते हैं, लेकिन ये 8500 9000 रुपए तक जाती है। 8700 कुछ रुपया है उसका एमएसपी, सरकार ने जो रेट की है।
तय। तो कुल मिला के 9,000 के आसपास उसका रेट है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि जगनी में समस्या आती है तो इसका मतलब नहीं छोड़ दो, समस्या आती है तो उसका समाधान भी है। सबसे पहले जो जगनी का बीज है उसको आप बोने के पहले जो है नमक का घोल में थोड़ा सा बाल्टी में आप ले लो, जैसे जितना बीज है उसके हिसाब से थोड़ा सा पानी ले लो बाल्टी में और थोड़ा सा नमक डाल दो। थोड़ा सा नमक 50 ग्राम 100 ग्राम के आसपास बाल्टी में घोल लो 5-6 लीटर पानी में, और उसको क्या करो कि घोलने के बाद में फिर जो आपका जगनी का बीज है उसमें डालो। तो उससे क्या होगा, आपके जो अमरबेल का बीज है ऊपर तैरने लगेगा, और जो जगनी का जो हलपट दाना है, आपको क्या बोलते हैं मालूम नहीं, मेरे यहाँ हलपट दाना बोलते हैं, जो हल्का दाना गाँव की समझाने के हिसाब से बोलता हूँ। हिंदी में तो हल्का दाना होता है, लेकिन हलपट बोल देने में गाँव की भाषा बिल्कुल फिट होती है। हमारे यहाँ पीला बोलते हैं। हाँ, तो वो हल्का जो दाना है वो ऊपर आ जाएगा, उफला जाएगा बोलते हैं, आप क्या बोलते हो आप लोग? ऊपर आ जाएगा, तैरता है तो उसको उफलाना बोलते हैं हमारे। आप लोग क्या बोलते हो? ऊपर तैरना, अतराना। तो ठीक है, आप समझ जाना, आप मेरी भाषा को नहीं समझ में आया तो मेरे को बोल देना कि साहब ये क्या होता है। तो वो तैरता जाएगा, उसको आप निकाल के अलग कर दो। आपका अमरबेल का भी दाना अलग हो गया और आपका जो हलपट दाना है वो भी अलग हो गया। अब आपका जो बीज जो बचा वो कौन सा बचा? बिल्कुल बढ़िया ठोस बीज बचा कि नहीं बचा? वजनदार बीज बचा। अब ये समझ लो कि अच्छा बीज बचा और अच्छा बीज को बोओगे तो उसका पौधा भी अच्छा ही होगा, उसका उत्पादन भी अच्छा होगा, ये आपको मालूम है। अच्छा बीज बोएंगे और यदि हलपट दाना का बीज मान लो अंकुरित आ भी गया, हो भी गया, तो वो कमजोर ही रहेगा, ये आपको मालूम है ना। तो इसलिए ये तरीका आप अपना सकते हो। फिर बीज कोई भी बीज हो, चाहे आप जगनी का बीज हो, चाहे मक्का का बीज हो, चाहे कोई भी बीज हो, बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। बीज उपचार मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा? बीज उपचार कभी सुना है आपने? नहीं सुना है? ये आपने सुना, आप क्योंकि आप तो यूट्यूबर है, आप तो मालूम है, ठीक है, आप जागरूक है, पर किसानों से मैं सुनना चाहता हूँ, बीज उपचार सुना है क्या किसी ने? आप समझ लो बीज उपचार का क्या मतलब होता है। मैं इसीलिए ये डब्बे दिख रहे ना यहाँ पर बहुत सारे। बीज उपचार कई सारे चीजों से होता है, पर हमारा फोकस है आपका जो आदिवासी एरिया है, तो यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है जैविक ही उपाय अपनाए तो ज्यादा अच्छा है। बात समझ में आई? आप समझ लो बिल्कुल। ये आपने अभी तक बीज उपचार नहीं सुना है तो आपके लिए बहुत जरूरी है। 1 किलो बीज पर, इसमें पाउडर वाली दवाई भी आती है बीज उपचार के लिए, ट्राइकोडर्मा विरिडी ये दवाई है, और ये दवाई है जैविक। और सुन लो यार भैया, सुन लो, बात मत करो। हम डिस्टर्ब होते हैं ना, बहुत ज्यादा हम नहीं बताएंगे ना, बहुत ज्यादा आपको ज्ञान देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान आपको दे दिया गया है, ठीक है। पर मैं बिल्कुल थोड़ी बातें आपको बताना चाहता हूं जो जरूरी है, क्योंकि बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। चाहे सब्जी की फसल हो, चाहे फल हो, चाहे आपका जो दाने वाली फसल हो, कोई भी फसल हो, आप बो रहे हो बीज, मतलब बीज उपचार करना ही है, बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, नहीं तो फिर वो समस्या आती है। आपने कहा था ना अमरबेल की तो ठीक है, इससे नहीं निकलेगी। वो मैंने बताया कि आपको बीज कैसे करो, नमक के घोल से उपचार कर लो, वो बीज शोधन कहलाता है। फिर उसके बाद में बीज उपचार करो, तो उसमें कई सारे रोग आते हैं, बाद में फसल में आते हैं ना रोग, कई रोग आते हैं, कोई समझ में आते हैं हमको, कई समझ में नहीं भी आते, हम उसको सोचते हैं ये ऐसा ही होता है, तो या उसकी बढ़वार भी रुक जाती है। तो हम बीज उपचार करने के लिए 1 किलो बीज पर ये जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है 10 ml दवाई, ये पानी वाली है, इसमें एक काला पाउडर वाली भी दवाई आती है ट्राइकोडर्मा, मालूम है? किसी ने देखा है क्या काला पाउडर? आता है, किसी ने देखा है? चलो आपने देखा है, आता है नहीं कह दिया, तो काला पाउडर भी आता है। तो वो पाउडर वाला दवाई 10 ग्राम लगेगी, और ये पानी वाली दवाई है तो 10 ml नाप लो आप, 10 ml नापना। आपने सब क्या दवाई डालते हैं, सब क्या रहता है, ठीक है। तो 10 ml दवाई 1 किलो बीज के लिए लगेगी। यदि 4 किलो बीज है आपका, मान लो मक्का 4 किलो का पैकेट है, तो उसमें कितना लगेगा? 40 ml। बात समझ में आ गई? 5 किलो है तो 50 ml दवाई ले लो, और थोड़ा सा पानी उसमें और मिला लो पानी, और फिर वो जो आपका बीज है उसके ऊपर छिड़क दो और बढ़िया से उसको मिला दो। तो ये हो गया, क्या हो गया आपका बीज उपचार, ठीक है। इसको बदल दो तुम्हें, हाँ वो दबिया आपका, उसको बदलना है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि आप बीज उपचार जरूर करो। तो बीज उपचार करने से जो रोग आते हैं ना, वो रोग नहीं आएंगे, बीमारी नहीं आएगी, और आपकी फसल काफी हद तक, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, कई बार कंडीशन विपरीत रहती है तो वो रोग भी आ जाते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा।
नहीं तभी नहीं डॉक्टर चल देखिए। तो ये हो गया बीज उपचार की बात। कैसे ये आपको रोग से बचाएगी। और कुछ ये मान लो नहीं भी मिलता है ट्राइकोडर्मा, तो फिर एक आपने फिर रासायनिक दवाई ये सुनी है, कोशिश करो रासायनिक दवाई कम से कम उपयोग करो। आप क्या तो करते ही नहीं होंगे, पर मान लो नहीं मिली तो पर फिर भी बीज उपचार के लिए करना है तो फिर कार्बेंडाजिम नामक एक दवाई आती है, उससे भी बीज उपचार कर सकते हैं। वो 1 किलो बीज पर 2.5 ग्राम लगती है, तो उसका का भी उपचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा एक दवाई और है, ट्राइकोडर्मा के अलावा राइजोबियम दवाई और होती है। ये जो दवाई है राइजोबियम, इसी प्रकार से एक एजोटोबैक्टर दवाई होती है। तो ये जो राइजोबियम दवाई है मालूम है इसको क्या करते हैं, ये ट्राइकोडर्मा से उपचारित करने के बाद में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग राइजोबियम का दाल वाली फसल में करते हैं, जैसे चना में हो गया, आपका उड़द हो गया, मूंग हो गया, या आपका सोयाबीन है, सोयाबीन में भी दाल बनती है, उसमें कर सकते हैं। उनका राइजोबियम अलग अलग आता है। सोयाबीन का राइजोबियम कल्चर अलग आएगा, आपका मूंगफली का राइजोबियम कल्चर अलग आएगा, तुअर का राइजोबियम कल्चर अलग आएगा। तो पर राइजोबियम आएगा, पर स्पीसीज उसकी अलग होती है। तो कुल मिलाकर बताना ये चाहते हैं कि राइजोबियम से दलहनी फसल का उपचार करते हैं। तो ये क्या करता है, हमारी जो फसल को जो यूरिया की जो मात्रा लगती है वो मात्रा देने का काम करता है। यूरिया का काम करता है, ये समझ लीजिए राइजोबियम काय का काम करता है, यूरिया। ये असल में करता है, नाइट्रोजन देता है पौधों को, लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है, यूरिया के रूप में आप समझ लो आप, क्योंकि आपको समझ में यूरिया से आएगी, नाइट्रोजन ऐसा समझ में नहीं आएगा। तो ये पौधे को यूरिया देने का काम करता है। और ये क्या है, ये जैविक है, ज्यादा महंगा नहीं होता है, ये सस्ता होता है। और दूसरी इसकी विशेषता क्या होती है, ये सस्ता तो होता ही होता है, ये हमारी भूमि को खराब नहीं करता है, सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। नहीं तो हमारा क्या होता है, दूसरा जो है, जो रासायनिक खाद जितना डालेंगे उतनी हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को तुरंत तो बढ़ाता है, लेकिन बाद में वो हमारी उर्वरा शक्ति को घटाता भी है, मतलब खराब भी करता है। तो कहने का मतलब है कि आप जो है मिला जुला उपाय अपनाएं। लेकिन मक्का की है या गेहूं की बात आती है, तो मक्का और गेहूं के लिए फिर यूरिया के बदले देने के लिए क्या करते हैं, एक एजोटोबैक्टर नामक दवाई होती है। एजोटोबैक्टर, जैसे ये राइजोबियम है उसी प्रकार से एक डिब्बा आता है एजोटोबैक्टर का, वो काला पाउडर भी आता है उसका, इसका भी काला पाउडर आता है, पर हमारे पास अभी लिक्विड में है। तो बताने का उद्देश्य ये है कि आप समझिए, आपको तो हम बता रहे हैं, लोग तो क्या करते हैं, किताब पढ़ लेते हैं, जैसे किताब में देखा कि ये चीज लगती है, तो वो चीजों को लोग पढ़ करके ही वो अपनाने लगते हैं। उसमें से एक आदमी आपके बीच में बैठा हुआ है, कौन है, किताब को देख करके पढ़ करके ही वो समझ लेता है और वो उसको अपनाने का प्रयास करता है। कौन है बताओ, इनवाती, बिल्कुल आपने कहा। इनवाती जी, आपके लिए तालियां बजाई जाए। तो ये क्या करते हैं, ये मैं नहीं बता, मैं तो नया हूं यहाँ पर मेरे को इनके बारे में जो पता चला है, जिले में भी बात होती है, ये इनके, ये जो आपके एरिया में ही फेमस नहीं है ये किसान। हम और कोई कारण से नहीं बता रहे, हम ये बताना चाहते हैं कि भाई ये किसान कर सकता है आपके बीच का, तो आप क्यों नहीं कर सकते। इनका बताते हैं कि भाई आपने पढ़ लिया कोई नई चीज, तो उसको वो करने का प्रयास करते हैं। तो फिर आपको तो जो टेस्टिंग वाली चीजें जो की जा चुकी है, अच्छी चीजें की जा चुकी है, उसको ही बता रहे हैं हम, तो उसको करने में क्या दिक्कत है। ये तो नई चीज करते हैं, आप नई चीज एकदम से मत करिए, कोई बात नहीं, पर जो बताई जा रही है, जो टेस्टिंग वाली प्रूफ है टेक्नोलॉजी, तो उसको करिए। तो आप उसको जरूर करें। और क्या करना है आपको कि एक और दवाई होती है स्फुरघोलक, हमने, और ये वाली दवाई की एक और विशेषता है, आपने बीज उपचार नहीं किया, मान लो बीज उपचार के समय में नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आपने बाद में जब बीज बो दिया या फसल आ गई, 1 महीने की हो गई, 1.5 महीने की हो गई, तब भी आप गोबर की खाद में मिला करके 1.5 लीटर से 2 लीटर पर, 1.5 लीटर मोटा मोटा लगता है, 1.5 लीटर उसको थोड़ा सा गोबर की खाद में मिला लो, 1 एकड़ में घुरक दो। तब फसल 1 महीने की हो गई या 1.5 महीने की हो गई, तब भी आप डाल सकते हो यदि बीज उपचार नहीं किया है तो। उसी प्रकार से एक दवाई और है स्फुरघोलक जीवाणु, पीएसबी कल्चर होता है, या पीएसबी कल्चर, ये जो है ये पानी वाली है, इसकी भी काला पाउडर आता है, बात समझिए अच्छे से। तो ये सब जैविक वाली दवाई है, इसका उपयोग आप करिए। आपने सुना ही नहीं है पहली बात तो ये बड़ा आश्चर्य वाली भी बात लगती है कि आपने अभी तक इसके बारे में सुना ही नहीं है, तो उपयोग करने की तो बात बहुत दूर की है। तो आप इसको समझिए,
इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो आप पहले तो आपको समझ में आता है, सुनते हैं और फिर बाद में फिर करते हैं, ठीक है, धीरे से, पर आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये क्या करता है मालूम है? स्फुरघोलक जीवाणु मालूम है? कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या? स्फुरघोलक हमने क्या करा, डीएपी और सुपर फास्फेट, काला सोडा को क्या बोलते हैं? सुपर फास्फेट को या सुपर को? यहाँ पर आप लोग क्या बोलते हो? सुपर डालते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, सुपर। तो सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा होती है, डीएपी में फास्फोरस भी होता है और नाइट्रोजन होता है, मतलब यूरिया भी होता है, दो चीज होती है। तो डीएपी में जो ज्यादा मात्रा होती है सुपर की, मतलब फास्फोरस की, हमने खेत में तो डाल दिया। हर खाद की विशेषता होती है, पौधा 20 से 25% उपयोग करता है, बाकी सब जमीन में पड़ा रह जाता है अघुलनशील अवस्था में। आपको मालूम है क्या? आपने मान लो 10 किलो आपने डीएपी डाला, आपको मालूम है पौधा कितना किलो लेगा? केवल 2 किलो। 10 किलो में केवल 2 किलो पौधा उपयोग लेता है, और बाकी जो 8 किलो क्या हुआ? हवा में तो उड़ता है कुछ, वो डीएपी का जो फास्फोरस है हवा में नहीं उड़ता, फास्फोरस यूरिया का उड़ता है कुछ, तो कुछ अंदर नीचे चला जाता है, पर डीएपी का जो फास्फोरस है हवा में नहीं उड़ता, पर वो क्या करता है जमीन में ही अघुलनशील अवस्था में बदल जाता है। मतलब वो एक प्रकार से, दूसरी भाषा में कहूं मैं, कि वो पत्थर के रूप में हो जाता है। पत्थर तो आप कहोगे पत्थर तो खेत में दिखता ही नहीं जी, पर वो एक समझ लो उसको कि वो पत्थर का रूप ले लेता है, समझ लो, दिखता नहीं है। मतलब ये है कि अघुलनशील, मतलब वो है भी पौधे के पास में, पर पौधा ले नहीं पा रहा है उसको। अब वो अघुलनशील है, घुला हुआ नहीं है, तो उसको घोलने का काम क्या करता है? इसका नाम ही है स्फुरघोलक जीवाणु। क्या चीज है ये? बोलो। स्फुरघोलक जीवाणु, जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं पीएसबी, अंग्रेजी नाम है फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी। तो आप समझिए इसको, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, छोटी छोटी चीजें से ही हमारा जो खर्चा जो है खेती का कम होगा। इसको डालने से आप क्या होगा कि आपकी डीएपी की मात्रा की भी बचत होगी, आपकी लागत कम होगी। और ये यदि डाल दिया एक बार आपने, तो इसका मतलब नहीं कि एक बार में डाल दिया आपका खेत में काम खत्म इसका। ये आपका जीवाणु उस समय भी काम करेंगे और आगे भी बने रहते हैं हमारी मिट्टी में, तो ये जल्दी से खत्म नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए इसका भी आपको उपयोग करते रहना पड़ेगा। ये जो 2-3 चीज बताया है मैंने, बहुत ज्यादा लंबी चीज नहीं है, 2-3 चीज बताया है, इसका भी प्रयोग करेंगे तो आपकी लागत कम हो जाएगी, आपका खर्चा कम हो जाएगा और आपका जो है उत्पादन बढ़ेगा, और हमारी जो भूमि की दशा है उसमें भी सुधार धीरे धीरे होगा। एकदम से आप ये कहोगे कि एकदम से हो जाए, एकदम से भी नहीं होगा। जैसे आपकी जो भूमि की दशा खराब हुई ना रासायनिक खाद से, एकदम से नहीं हुई है, वो 50 सालों से जो हम खाद का प्रयोग करते करते आ रहे हैं, तो उससे वो हुआ है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लागत कम के साथ में उत्पादन भी ठीक ठाक मिलेगा और हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। और फिर क्या होता है कि रासायनिक खाद जितना ज्यादा डालोगे उतने कीड़े और बीमारी भी ज्यादा आती है, आपको मालूम है ना? कितने लोग सहमत है इस बात से? जितना ज्यादा यूरिया डालोगे उतना ज्यादा इल्ली और आपके जो रस चूसने वाले कीड़े ज्यादा आते हैं कि नहीं आते, बताइए। तो इसलिए उनकी मात्रा को कम करना पड़ेगा, और ये जो दूसरे अल्टरनेट रूप है इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तीसरा, एक रासायनिक खाद में डालते भी है तो एक हमने देखा है, आपकी छिंदवाड़ा में ही नहीं पूरे जगह पे देखा है मैंने, हमारे किसान जो पंजाब को छोड़ दो तो, कि लोग 2 तत्वों का प्रयोग ज्यादा करते, काय का? नाइट्रोजन और फास्फोरस, मतलब यूरिया और डीएपी। पोटास को तो भूल ही गए। हम यदि बैलेंस खाद का भी प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन अच्छा मिलेगा और हमको जो है आगे चल करके ज्यादा लाभ मिलेगा। तो पोटास का प्रयोग कितने लोग करते हैं? कोई करता है क्या? गुड, इनके लिए ताली बजाया जाए भाई। पोटास का प्रयोग करना ही ये अपने आप में जागरूकता की निशानी है। मैं ये नहीं कहता कि रासायनिक प्रयोग का बहुत प्रयोग करो, लेकिन यदि आप यूरिया और डीएपी का प्रयोग करते हैं तो पोटास का भी प्रयोग वहां पर आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कोई बताएगा क्या? पोटास का प्रयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप पोटास का प्रयोग करते हैं तो वो क्या करता है कि भूमि में जो भी कुछ पोषक तत्व पड़े हुए हैं उसको वो पौधा खींचने की शक्ति ज्यादा लेता है। क्या करता है ये पोटास? वो जो तत्व भूमि में और भी पड़े हुए हैं उसको ग्रहण करने की क्षमता देता है, मतलब दूसरे तत्व भी पौधा ठीक ढंग से अच्छे से ग्रहण करेगा। यदि पोटास की कमी हो गई तो वो दूसरे तत्व होने के बाद भी पौधा ठीक से उसको नहीं ले पाता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि पौधे को वो मजबूत करता है, कड़ा करता है। उसका जो डंठल है, उसका जो तना है, उसको क्या करता है? मजबूत करता है, ठोस करता है, कड़ा करता है। और आपने देखा होगा कि कोई भी कीड़ा है
नरम चीज को जल्दी से उस पर आक्रमण करता है। आपने देखा है कि नहीं देखा है? नरम चीज होगी, कोई कोमल चीज ज्यादा होगी, नाजुक चीज होगी तो उसको ज्यादा हमला करेगा। यदि वो पोटाश डालेंगे तो वो चीज को वो थोड़ा आसपास की जो उसकी जो कोशिका भी है पौधे की, हम उसको अंग्रेजी में उसको और कुछ कहें, लेकिन आप ये समझिए कि आसपास की जो उसकी कोशिका है उसको क्या करता है कि मजबूत करता है, कड़ा करता है। तो कड़ा करने में पौधा को वो ज्यादा नुकसान, कीड़ा नहीं पहुंचा पाता और उसको वो पसंद नहीं आता। जैसे आपने ये भी देखा होगा, सब्जी हम कोई खाते हैं, हमारी मनपसंद सब्जी हो तो हम खाना ज्यादा खाते हैं कि कम खाते हैं? ज्यादा खाते हैं। और पसंद नहीं आई तो हम उसको थोड़ा छोड़ भी देते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो इसी प्रकार से इल्ली और कीड़ों का ही है, उसको पसंदीदा नहीं चीज हुई, पसंद नहीं है तो वो उसके पर हमला ज्यादा नहीं करेगी और वो अन्य दूसरी जगह पर अपना हमला करेगी, आजू बाजू फिर देखेगी, अरे यार यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा। ऐसा आप बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं बताना ये चाहता हूं कि आपको मेरी बात को समझ में आए। तो कहने का मतलब है उसको ठोस करता है, कीट को प्रतिरोधक क्षमता भी डेवलप करता है, विकसित करता है। और सबसे जबरदस्त चीज और एक बताऊं मैं, इसका पोटाश का प्रयोग करने से दाना जो है ठोस होता है। जो चाहे मक्का का दाना हो, चाहे गेहूं का दाना हो, चाहे चना का दाना हो, चाहे धान का हो। धान तो आप क्या होती नहीं बोलेंगे, तो धान तो ठीक है, आप समझ लीजिए दाना की बात कर रहा हूँ। हाँ, धान होती है, अच्छी बात है, थोड़ी बहुत होती है। पर मैं मक्का की बात करूं तो मक्का को और ठोस करेगा। आप बोलेंगे ठोस तो है ही जी, लेकिन आप पोटाश करेंगे तो और ज्यादा बढ़िया ठोस होगा। वो ठोस होगा और साथ ही साथ वजनदार होगा। तो हमारी कीमत काय में मिलती है? ठोस दिखने से नहीं होगी, ठोस होने से वजन बढ़ता है। ठोस होना और ठोस दिखना में अंतर है कि नहीं? बात मान रहे हो मेरी? तो ठोस को उसको मतलब कुल मिला के वजन बढ़ाता है। तो वजन बढ़ेगा तो हम कुंटल से बेचते हैं, तो कुंटल में उसकी मतलब कुल मिला के वजन उसका बढ़ेगा तो हमको उसका कीमत ज्यादा मिलेगी। और दूसरा बात, दाना को चमकदार भी बनाता है। दाना उसका आप देखना, जिसमें आपने पोटाश डाला और जिसमें पोटाश नहीं डाला है, दाना ठोस भी होगा, वजनदार भी होगा और चमकदार भी होगा। तो ये इतनी विशेषता है, तो उसका उपयोग जरूर करें। पर कोई ने कहा कि अभी 800 रुपए में नहीं मिलता था, अभी 2 साल पहले से 1700 हो गया, तो किसान की तो बस की बात ही नहीं है, दूर हो गया। बात सही है कि नहीं? तो उसका भी उपाय है। उसका उपाय कैसे है कि भले ठीक है आपने मान लो शुरुआत में नहीं डाला, फिर बाद में आप दवाई का स्प्रे तो करते हैं। तो दवाई के स्प्रे में 1 किलो का पानी में घुलनशील एनपीके के रूप में पोटाश मिलता है 0050। 1 किलो का पोटाश मिलता है, मालूम है किसी को? 0050, 05234, ऐसे अलग अलग रूप में पोटाश मिलता है। 1 किलो का होता है और 1 किलो 1 एकड़ में पर्याप्त है। दवाई के साथ में हम जैसे स्प्रे करते हैं तो उसमें कर लीजिए। हम गरीब किसान हैं तो कोई बात नहीं, हम सस्ता उपाय ही अपनाएं। तो कहने का मतलब है कि आप दूसरा खाद ज्यादा उपयोग कर रहे हो तो उसको थोड़ा कम करो और इसकी भी मात्रा बढ़ा दोगे तो आपका खर्चा कम होएगा और आमदनी ज्यादा होगी। ये मेरा बताने का उद्देश्य है। बात समझ में आई? अगर पोटाश का अपन लेके नहीं जा रहा है ना, हाँ, तो गौमूत्र ले लो। हाँ, देखो उपाय तो बहुत सारे, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, गौमूत्र तो ये प्राकृतिक खेती कर लिया ना आपने। पाउडर बिल्कुल। अरे नहीं, सुनो बात को, ये जो जीवामृत डाल रहे हो, ये जीवामृत घन जीवामृत दोनों लिखा है। यदि इनका प्रयोग करते रहे तो आपको तो खाद की जरूरत ही नहीं है। पर मैं बात क्या कर रहा हूँ कि आप ठीक है इसका भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बाकी दूसरे तत्व तो उपयोग कर ही रहे हैं। तो वहां पर मैं उसको लागू करने की बात कर रहा हूं कि भाई वहां पर आप पोटाश का भी समावेश जरूर करें। जीवामृत कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, उसको बाकी चीजों की तो फिर करने की जरूरत ही नहीं है। पर आप मिला जुला उपाय भी कर रहे हैं तब भी अच्छी बात है। तो मिला जुला उपाय भी करिए, और जो प्योरली कहता है कि मैं जैविक वाला ही हूं तो फिर जैविक पे ही जाइए। आप रासायनिक तत्वों को बिल्कुल उपयोग मत करिए, हाथ ही मत लगाए। पर जो रासायनिक तत्वों का भी उपयोग कर रहा है तो उसके लिए मेरा ये निवेदन है कि इसका भी उपयोग थोड़ा सा करना चाहिए, लागत कम होगी और हमारा जो है उत्पादन भी बढ़ेगा। बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, पर अभी और कुछ जानना चाह रहे हो तो आगे हम बता सकते हैं। हाँ, ये चीज है कि जैसे आप जो है आपका गेहूं भी कोई बो रहा होगा या चना भी बो रहा होगा, उनमें भी बीज उपचार जरूर करें। चना में आपका उकटा रोग आता है, आपने देखा है कि नहीं? बिल्कुल उकटा आता है, तो उसके लिए उकटा रोग के बचाव के लिए आपको बीज उपचार करना चाहिए। चाहे ट्राइकोडर्मा से करें, चाहे एक रासायनिक दवाई बताया, मान लो यदि जैविक वाले हो तो फिर जैविक वाले ट्राइकोडर्मा से ही करें। एक बीजामृत भी होता है, वो बीज को
ट्रीटमेंट करने के लिए होता है, बीज उपचार के लिए होता है, तो वो भी कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है, बीजामृत भी लिखा हुआ है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं जैविक वाले। पर यदि जैविक वाले ही नहीं है तो आप मिला जुला उपाय, कोई मान लो इससे कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, तो आपको रासायनिक दवाई से भी फिर जरूर उसका उपयोग करें। तो पीला रोग आता है, हाँ, तो उसके लिए भी बहुत सारी, पहले तो वैरायटी आ गई है, तो पहले तो अच्छी किस्म की वैरायटी लो, नई किस्म की लो। जो आपकी पुरानी वैरायटी हो गई है उसमें पीला मोजेक रोग ज्यादा आता है। और फिर उसके बाद में भी यदि आता है तो उसका उपाय क्या है कि या तो एक तो बीज बोते समय ही एक इमिडाक्लोप्रिड 30 FS के नाम से दवाई आती है। कौन सी? इमिडाक्लोप्रिड एक बीज उपचार की दवाई आती है, उससे बीज उपचार करो। गांवचो के नाम से आती है या क्रूजर के नाम से आती है। बीज उपचार उससे कर लो तो आपका 30-40 दिन तक बचाएगा। फिर सुनो, बात को सुन लो, बड़ी अच्छी बात बताइए ना, पीला मोजेक आता है तो लोग कब ध्यान देते हैं हमारा, तो लोग कब ध्यान देते हैं